हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ये उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा पास कर दिए जाने के बाद वहीं संविधान की प्रस्तावना बन गया। संविधान की प्रस्तावना पहले संविधान का अंग नहीं था, लेकिन बाद में इसे अंग मान लिया गया। प्रस्तावना जो शब्द है उसे यूएसए के संविधान से अपनाया गया है, जबकि उसके अंदर की भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। 26 नवंबर 1949 को जब हम संविधान को अंगीकृत किए, तब हमारे प्रस्तावना में का स्वरूप था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था था। यही शब्द दिया गया था। इसमें बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस शब्द का मतलब होता है कि हमारा देश या कोई भी देश जिसके पास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, वो देश किसी भी बाहरी शक्ति का अधीन नहीं है। वो अपना इंटरनल या एक्सटर्नल कोई सा भी निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च अथॉरिटी है। समाजवादी, हमारे देश में समाजवादी है। रंग, जाति, लिंग भेदभाव की व्यवस्था नहीं है। पंथ निरपेक्ष, हमारे देश में सभी धर्मों का समान मान्यता है। ये पंथ निरपेक्ष की व्यवस्था अनुच्छेद 25 से 28 तक भी दिया गया है आर्टिकल्स में। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है कि देश में, गणराज्य का मतलब होता है कि देश में जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति जो हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रधानमंत्री, इनका पोस्ट वंशानुगत नहीं है। ये जब भी इस पोस्ट पे आएंगे तो चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ही आएंगे। और लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता के द्वारा शासन हो। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अच्छा, अब बता दूं कि हमारे देश में 2 प्रकार का लोकतंत्र होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना के उद्देश्य में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। यहाँ पे सभी प्रकार का सबको समान न्याय मिलेगा। स्वतंत्रता, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता। समानता की भी अधिकार दिया गया है। 2 प्रकार का समानता है प्रस्तावना में, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, बराबर प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति माना जाता है भारतीय संविधान में। अवसर, हमारे देश के अंदर कोई भी प्रकार की व्यवस्था या जैसे सरकार की स्कीम आए या सरकार का कोई उपक्रम भी आए, तो उसमें हर किसी को बराबर का हकदार है। अवसर की समानता दिया गया है। बंधुत्व का भी व्यवस्था किया गया है। इसे प्रस्तावना के उद्देश्य में भी उल्लेख किया गया है। बंधुत्व का मतलब होता है कि हमारे देश की एकता के लिए भारत देश के भाईचारा का भी व्यवस्था किया गया है। तो बंधुत्व की व्यवस्था एक है। आपको बीपीएससी 2016 में ये पूछ लिया गया था कि कितने प्रकार का प्रस्तावना में न्याय कितने हैं, स्वतंत्रता कितने हैं, समता कितने हैं, बंधुत्व कितने हैं। एक ही ऑप्शन में चारों दिया था। तो न्याय 3 है, स्वतंत्रता 5 है, समता 2 है, बंधुत्व 1 है। ये तो रहा प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना शुरू में संविधान का अंग नहीं रहा, लेकिन इसे अंग बनाने में कुछ वाद आई। बेड़ूबाड़ी यूनियन वाद आई। ये 1960 में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये बेड़ूबाड़ी यूनियन वाद 1960 में आया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये बार बार पूछ लेता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो बेड़ूबाड़ी यूनियन वाद में कहा था। इसलिए इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। जब संविधान का अंग ही नहीं है तो संसद संशोधन कैसे करेगी? उसके
तुरंत नहीं, थोड़े दिन बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया। ये केरल, ये राज्य है, केरल राज्य, ये बार बार पूछ लेता है, जैसे सीजीएल या रेलवे वगैरह में, कि केशवानंद भारती किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है, बार बार पूछता है प्रश्न। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में आया, बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। इसमें 9 जजों का बेंच ने फैसला सुनाया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद आया, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए इसमें संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती। इसकी मूल ढांचा प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसके मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन इसमें मजबूत बनाने के लिए इसके अंदर संशोधन कर सकती है। ये केशवानंद भारती जो थे, इनकी अभी हाल ही सितंबर 2020 में मौत हो गई। ये व्यक्ति एक सन्यासी थे केरल में, आदि शंकराचार्य के ये चौथा चेला थे। इनके पास काफ़ी ज़मीन थी, ये महंत थे, इनके पास काफ़ी ज़मीन थी। इनकी ज़मीन हड़प लेने का ये स्कीम आया। इसकी ज़मीन सरकार ने एक्वाजिशन का एक स्कीम निकाला, जिसके तहत ये केरल हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। वहीं पे आकर प्रस्तावना का ये डिसीजन निकला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 13 जजों का बेंच ने फैसला सुनाया, और आज तक इतनी बड़ी जजों का बेंच किसी भी मामले में फैसला नहीं सुनाया है। इसलिए केशवानंद भारती आज भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर पूछ लिया जाता है। उसके बाद केशवानंद भारती मामला जो ही आ गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, उसके तुरंत बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर दी इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी इस बार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी और बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने काफ़ी संशोधन करी। अनुच्छेद 368, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने का प्रक्रिया बताता है, और इसको साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन करने के लिए जो प्रक्रिया है वो 368 में है, और इस व्यवस्था को हम साउथ अफ्रीका के संविधान से अपनाए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में संशोधन करके और 3 नया शब्द जोड़ दिया। समाजवादी जो यहाँ पे लिखा है, पंथ निरपेक्ष जो यहाँ लिखा है, राष्ट्र की अखंडता शब्द भी जोड़ दी। तो ये बार बार पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये कम से कम 6 बार पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? रेलवे, सीजीएल, कांस्टेबल, स्टेट पुलिस में भी बार बार पूछता रहता है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। इसे कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुआ है, बार बार ये प्रश्न पूछता है। तो प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है। वही संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976, 1 बार संशोधन हुआ है। अच्छा, संविधान की प्रस्तावना है, इनके प्रति कुछ विद्वानों ने अपना विचार रखते हैं। इनमें के.एम. मुंशी थे। ये के.एम. मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य थे। इन्होंने प्रस्तावना को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना कहा है, प्रस्तावना को मुंशी जी ने कहा कि ये जन्म कुंडली है। किसका? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है उसका जन्म कुंडली है प्रस्तावना। कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। ये भी प्रस्तावना पे अपना एक विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने प्रस्तावना को स्वप्नों का प्रतिनिधित्व कहा है कि प्रस्तावना जो है ये स्वप्नों का प्रतिनिधित्व करती है। भीमराव अंबेडकर जो हैं, इन्हें संविधान का जनक माना जाता है। भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। जब मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा माना है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। बात आता है कि संविधान की आत्मा यदि कहेगा तो हम किसको मारेंगे।
तो जहाँ संविधान की आत्मा की बात कहेगा तो हम प्रस्तावना को आंसर टिक करेंगे। जहाँ पे भीमराव अंबेडकर की जिक्र कर देगा कि भीमराव अंबेडकर ने किसको आत्मा माना है, तो अनुच्छेद 32 को टिक करेंगे आंसर के तौर पे। भीमराव अंबेडकर ने पूरी संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है, भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। ये सेम क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम 2016 में पूछ लिया गया है। आखिर भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। यदि ऑप्शन में अलग अलग दिया हो, कठोर अलग हो और लचीला अलग हो, तो लचीला पे आंसर टिक कीजिएगा। भारतीय संविधान लचीला का मतलब होता है कि जिस संविधान में बड़े आसानी से संशोधन हो जाए ना, तो वो लचीला है। जिस संविधान में संशोधन करना काफ़ी मुश्किल हो तो उसे कठोर मानते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर संविधान है, भारत की संविधान लचीला है। प्रस्तावना जो है ये न्याय योग्य और परिवर्तनीय नहीं है। ये हाल ही में यूपीएससी में पूछ लिया गया था, यूपीएससी 2017 में पूछ लिया गया था कि प्रस्तावना न्याय योग्य है या नहीं है। तो ये यूपीएससी 2017 का प्रश्न है। तो प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है और ना ही इसे बदला जा सकता है। तो अभी ये न्याय योग्य का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावना के किसी शब्द को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, चला जाए कि इसको चेंज करो, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें यही दिखा देगा कि भैया प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। तो प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान जितने पदाधिकारी हैं उनको शक्ति प्रदान करता है, और ये खुद की जो शक्ति है हम भारत के लोग यानी भारत के जनता से प्राप्त करता है। आज की संविधान की प्रस्तावना बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम पे स्टडी विद मनोज यादव के साथ आप हमारा फॉलो भी कर सकते हैं। और आगे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।